सबके लिए नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ में आज हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बता रहे हैं कि जो 12वीं क्लास के हमारे स्टूडेंट हैं जिनके पास संस्कृत विषय है। दोस्तों मैंने वैसे तो संस्कृत का कोर्स करवा रखा है, लगभग 90% के आसपास हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी जो कोरोना के टाइम पे क्या है, 4 पार्ट हटा दिए गए थे। आपकी जो 12वीं क्लास की किताब है शाश्वती द्वितीय भाग, उसमें टोटल 14 पार्ट हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किताब है 14 पार्ट इसमें टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 4 पार्ट आपके हटा दिए गए, यानी कि एक तो चौथा पार्ट आपका हटा दिया गया था। इसके अलावा आपका उधर से 12, 13 और 14 ये 3 पार्ट लास्ट में से हटाए थे और एक चौथा, यानी कि 4 पार्ट आपके हटा दिए गए हैं। इनके अलावा जो आपके 10 पार्ट बचे हैं वो मैंने सारे करवा दिए हैं, वो आप अच्छे से देख सकते हो। लेकिन मैं जो बचे हुए पार्ट हैं उनको भी पूरा करवाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर आज चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम आपको चौथा पार्ट बताने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं चतुर्थ पाठ है, ये हमारा पाठ रहेगा। इसके बारे में आपको हम आज पूरी डिटेल बताएंगे, सारा कुछ पाठ को समझेंगे अच्छे से। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा देना। तो सबको शेयर करना है दोस्तों, और लाइक करो। इस वीडियो को सब तक पहुँचाइए, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको भी आप डाउनलोड कर लेना। स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, ये है मिशन संस्कृत ज्ञान। प्ले स्टोर पर जाकर के इसको आप डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 12वीं क्लास की बात है, 10वीं क्लास की बात है, तो यहाँ नोट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत सारी क्लासेज आपको यहाँ पर हमने फ्री दे रखी हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, PDF में अच्छे से वहाँ से अध्ययन कर सकते हो। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। तो चलिए अभी जाकर जाइए और फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का ये पाठ हम स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ है पाठ है, पूरे को समझते हैं, पढ़ते हैं। चलिए ये रहा हमारा चतुर्थ पाठ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा चौथा पाठ है। 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं सब जुड़ जाइए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो और पूरा वीडियो जरूर देखना दोस्तों। पूरी जानकारी दूंगा, एक एक शब्द का अर्थ आपको समझाया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है चतुर्थ पाठ है। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा पाठ का नाम है कर्म गौरवम। ठीक है, ये हमारा पाठ का नाम रहेगा और इसका मतलब है कर्म का गौरव। पाठ का जो अर्थ है मतलब हो जाएगा कर्म का गौरव, ठीक है ना, या फिर कर्म का महत्व, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। लिखा है कि प्रस्तुत पाठ श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों से संग्रहित है, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता के यह दूसरे और तीसरे अध्याय से यह पाठ आपका लिया गया है। आपको पता होगा कि श्रीमद् भगवत गीता में आपके टोटल 18 अध्याय हैं। ये दूसरे और तीसरे अध्याय से यहाँ पर आपके लिए कुछ श्लोक यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर दिए गए हैं। कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रत्न है जिसमें श्री कृष्ण ने विषादग्रस्त अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश देकर के धर्म रक्षार्थ युद्ध के लिए प्रेरित किया था। यानी कि इसमें मुख्य विषय वस्तु यही है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हैं और उनको समझाते हैं कि धर्म रक्षार्थ युद्ध करना कोई गलत नहीं है। कर्मों में कुशलता को ही उन्होंने योग बताया है। अतः सभी को निस्संग भाव से सदा सर्वहित के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। यही उपनिषदों का भी संदेश है। कहा भी गया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाम। यानी कि शास्त्रों में निहित जो कर्म हैं उन कर्मों को करते हुए व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है दोस्तों। तो आप समझ गए, ये तो पाठ का परिचय हो गया, सामान्य सी जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं, इसमें जो श्लोक हैं उन श्लोक को समझते हैं। श्लोक का मैं अर्थ बताऊंगा, एक एक शब्द को बताऊंगा, विच्छेद करके बताऊंगा, उसके बाद में अन्वय करके बताऊंगा। ठीक है ना, सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर पहला श्लोक। एक बार सबसे पहले इसका हम उच्चारण करेंगे। पहले श्लोक को सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। देखिए, बुद्धियुक्तो जहाति यः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व
योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। बहुत ही सुंदर आपका ये श्लोक है, ये हमने उच्चारण किया, आप भी उच्चारण जरूर करना इसमें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर विच्छेद हो सकता है, ठीक है, वहाँ हम विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर सार्थक विच्छेद होगा वहाँ हम विच्छेद करके आपको समझाएंगे। यहाँ है बुद्धि युक्त हो, यहाँ पर बुद्धि युक्त हमारा शब्द है। देखो विच्छेद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा शब्द है बुद्धि और युक्त, तो एक ही शब्द मान के चलिए बुद्धि युक्त है। इसके बाद में जहाती है, जहाती है, यहाँ पर आप विच्छेद कर सकते हैं। जहाती धन इह, इस तरह से विच्छेद हो जाएगा। मैं ऊपर लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर विच्छेद होगा जहाती और इह, इस तरह से विच्छेद हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो छात्रों देखिए यहाँ पर क्या दीर्घ संधि हो जाएगी। इधर आपकी जहाती में ई है और इह में ई है, ये दोनों दीर्घ हो जाएगी। अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, बन जाएगा जहातीह। इसके बाद में उभे है, तो एक आपका पूरा पद है। इसके बाद में है सुकृत दुष्कृति, यहाँ पर विच्छेद की वैसे आवश्यकता नहीं है, ये आप इसको पूरा यूं की तो शब्द समझिए, ठीक है ना। सुकृत एक शब्द है, एक दुष्कृत शब्द है, संधि विच्छेद की आवश्यकता नहीं है, दोनों को यहाँ पर जोड़ा गया है। सुकृत का मतलब पुण्य होता है और दुष्कृत यानी पाप, आप ऐसा समझ सकते हैं, पाप, ठीक है ना, लेकिन संधि विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पर आप कर सकते हैं तस्माद्योगाय, यहां पर आप करेंगे तो यहां पर करेंगे तस्मात् धन योगाय, तस्मात् धन योगाय। मैं यहां करके बता रहा हूं, देखिए तस्मात् धन योगाय, इस तरह से संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो तय है ये तीसरे अक्षर में बदल गया, यानी कि जस्तु संधि आपकी हो जाती है। कौन सी? जस्तु। जैसे ये तय दय बनेगा तो बन जाएगा तस्माद् योगाय, दय और ये मिलके द्य बन गया, जैसे विद्यालय में होता है ना, उस तरह से, ठीक। इसके बाद में है युजस्व, युजस्व, यहाँ पर आपको विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, युजस्व। इसके बाद में योग है, पूरा पद है, कर्मसु पूरा पद है, कौशलम पूरा पद है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर आपको बता दिए कि विच्छेद कहाँ कहाँ पर हो सकता है, जहाँ विच्छेद संभावित है, सार्थक विच्छेद जहाँ हो सकता है वो मैंने आपको विच्छेद करके बताया, संधि भी आपको बताई। तो ऐसे करके आप ये जानकारी अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगली प्रोसेस में हम आपको बता रहे हैं इसका अन्वय, ठीक है ना। अब हमने विच्छेद कर लिए तो इसका हम अन्वय करेंगे। अब देखिए अन्वय में मैं आपको इसी में एक बार बता देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, उसके आधार पे मैं आपको नीचे लिख कर भी बता दूंगा। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, अन्वय में दोस्तों मैं आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि अन्वय होता क्या है। अन्वय का मतलब ये समझना है कि हमारा जो श्लोक लिखा होता है उस श्लोक के अंदर कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण वगैरह जो भी है, सर्वनाम, संज्ञा इत्यादि हैं, वो कहीं पर भी रखे जा सकते हैं। जब श्लोक निर्माण किया जाता है तो इनको कहीं पर भी रखा जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि कर्ता को पहले रखा जाएगा, क्रिया को उसके बाद में रखा जाएगा या लास्ट में रखा जाएगा, कर्म को यहाँ रखा जाएगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं होता। श्लोक बनना चाहिए, छंदबद्ध होना चाहिए, बस वो हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ आपका जिस तरह श्लोक लिखा गया है उसकी तरह से आप अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे जैसे शब्द लिखे गए हैं श्लोक में उसी रूप में यदि आप अर्थ निकालोगे तो आपका अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ, कभी कभी कुछ मतलब श्लोक ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर सीधा लिखा रहता है और अन्वय के अंदर भी वही होता है, तो वहां अर्थ निकल सकता है। ऐसे आपको बहुत ही कम उदाहरण मिलेंगे, ठीक है। कुछ एक उदाहरण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर में हमें अन्वय करना पड़ता है। तो अन्वय में हम क्या करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं। कर्ता को लाते हैं, उसके बाद में क्रिया ढूंढते हैं, उसके बाद में और कर्ता का कोई विशेषण है तो उसको ढूंढते हैं, क्रिया के विशेषण को ढूंढते हैं। ऐसे सबको ढूंढ करके और एक लाइन बना दी जाती है, एक वाक्य बना दिया जाता है, एक सेंटेंस बना दिया जाता है, जैसे कि गद्य में होता है।
उसके बाद तो अर्थ आसानी से निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये आपका अन्वय होता है। अब आपको अन्वय की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अन्वय समझ गए होंगे कि अन्वय होता क्या है। दोस्तों अन्वय तभी आसान होता है जब आपको उस श्लोक का अर्थ आता हो, तभी आप अन्वय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको अन्वय बता रहा हूं, यहां पर मैं नंबर डाल रहा हूं, उसी के आधार पर आप अन्वय कर लेंगे। सबसे पहले है जैसे हमारा पद है बुद्धि युक्त हो, ये आपको 1 नंबर पे लिखना है। इसके बाद में है सुकृत दुष्कृते, ये आपको 2 नंबर पे लिखना है। सुकृत दुष्कृते, ये पूरा पद रहेगा हमारा, अन्वय बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में उभे, ये आपको 3 नंबर पे लिखना होगा, उभे, ठीक है। इसके बाद में इह जहाती, फिर आपको इह लिखना है, इह, यहां से इह लेंगे और फिर लिखना जहाती 5 नंबर पे, समझ गए बात को। इह और फिर जहाती, ये हमने 1 2 3 और 4 और 5, यहाँ पहली लाइन में हमने 5 नंबर डाल दिए। इन 5 नंबर के आधार पे आप अन्वय कर लेंगे पहली लाइन का। मैं आपको इन 5 को एक साथ बोल के बता रहा हूं, आप देखिए। बुद्धि युक्त सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाती, ये पहली लाइन का अन्वय हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन का अन्वय बता रहा हूं मैं आपको, देखिए। तस्मात् योगाय, ये हमारा पूरा पद है, ये आपको लिखना होगा 6 नंबर पे, ठीक है ना। ये आपको कहाँ लिखना होगा, 6 नंबर पे लिखना है, पूरा का पूरा पद ये आपको 6 नंबर पे लिखना है। इसके आप विच्छेद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था करके। तस्मात् धन योगाय, ये हमारा हो गया, तस्मात् हो गया, फिर योगाय हो गया, फिर आपको 7 नंबर पे युज्यस्व है, युज्यस्व यूं की तो ही लिख देना है। इसके बाद में योग है लिख देना है, योग है कर्मशु कौशलम, तो ये योग की तो आ जाएगा पूरा का पूरा एक साथ। तो ये आप ऐसे मानो कि 8 नंबर पे आपको ये पूरी लाइन एक साथ लिख देनी है, योग कर्मशु कौशलम यूं की तो आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ देखेंगे तो हमारी जो दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन यूं की तो उठा के आप रख दोगे, तब भी आपका अन्वय एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको आगे पीछे शब्दों को नहीं करना होगा। तो दूसरी लाइन का अन्वय हो गया तस्मात् योगाय युज्यस्व योग है कर्मशु कौशलम, ऐसे आपका अन्वय हो गया। अब मैं पूरे इस श्लोक का एक बार अन्वय बताता हूं आपको बोल करके। बुद्धि युक्त सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मशु कौशलम, योगः कर्मशु कौशलम, ठीक है। इस तरह से यहां पर हमने आपको अन्वय बता दिया है। अब अन्वय के बाद में हम दूसरी स्टेप में चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें एक एक शब्द का अर्थ। चलिए अर्थ की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, एक एक शब्द का मैं अर्थ आपको बता रहा हूं। सबसे पहला हमारा शब्द है बुद्धि युक्त हो। कौन सा शब्द है, बुद्धि युक्त है। इस बुद्धि युक्त का अर्थ होता है समत्व बुद्धि युक्त मनुष्य। बुद्धि युक्त का क्या मतलब हुआ, समान बुद्धि वाला व्यक्ति या फिर समत्व बुद्धि युक्त मनुष्य या व्यक्ति, ऐसे आपको इसका अर्थ ध्यान रखना है। बुद्धि युक्त यानी समान बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम कहेंगे बुद्धि युक्त है, क्योंकि यहां पर नर शब्द या मनुष्य जो है इसका विशेषण बन रहा है, वो इससे जुड़ेगा। बुद्धि युक्त है, नर है, ऐसे आप जोड़ के वाक्य बना सकते हैं। तो समान बुद्धि वाला व्यक्ति, ऐसा अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है आपका उसमें जैसे हमने अन्वय बताया ना, उसी अन्वय के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे देखिए, अगला हमारा इसमें पद है जहाती है। यहां पर हमने कहा विच्छेद करके जहाती धन ई है, 2 पद हैं। तो जहाती और ई है, तो ई है का मतलब होता है इस, ई है का मतलब होता है इस। अब यहां इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है इस लोक में या इस संसार में। तो यहां ई है का अर्थ निकालेंगे इसमें या इस संसार में। और फिर दूसरा है जहाती, जहाती का अर्थ हो जाएगा त्याग देता है या फिर छोड़ देता है, त्याग देता है या फिर छोड़ देता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा शब्द है उभे। उभे का मतलब होता है दोनों को, उभे यानी क्या होता है, दोनों को, ठीक है ना। ऐसे आप याद रखना इसको। इसके बाद में अगला हमारा शब्द है सुकृत दुष्कृति।
सुकृत दुष्कृति, इसका अर्थ है पुण्य तथा पाप। पुण्य तथा पाप, सुकृत दुष्कृति का अर्थ है पुण्य तथा पाप। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, समय ज़्यादा लगता है। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे तो जरूर याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में है तस्मात् योगाय। यहाँ दो शब्द हैं फ्रेंड्स। कितने हैं? दो शब्द हैं, तो दोनों का मैं अलग अलग बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, तस्मात् यानी इसलिए, ध्यान रखना है। फिर दूसरा है इसमें योगाय। योगाय का मतलब है समत्व रूप योग के लिए। योगाय यानी योग के लिए, लेकिन कैसा? बुद्धि योग के लिए या समत्व रूप योग के लिए, ऐसा आप अर्थ इसका ध्यान रखिए। बुद्धि योग के लिए या समत्व रूप योग के लिए, ठीक है। आगे है युजस्व। युजस्व का अर्थ होता है प्रयत्न करो या फिर चेष्टा करो या फिर कोशिश करो, ठीक है। चेष्टा करो या प्रयत्न करो या कोशिश करो, ऐसा इसका अर्थ है, ठीक। इसके बाद में आगे है योग है। योग का मतलब तो आप जानते ही हैं, योग यानी होता है योग। कैसा योग? समत्व रूप योग या बुद्धि योग, ऐसा आप यहां समझ सकते हैं। आगे है कर्मसु। कर्मसु का मतलब होता है कर्मों में। कर्मसु यानी कर्मों में, सप्तमी का रूप है। इसके बाद में है कौशलम। कौशलम का अर्थ होता है कुशलता है। कौशलम यानी कुशलता या चतुरता है, कुशलता या चतुरता। ऐसे यहां हमने एक एक शब्द का अर्थ आपको बता दिया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस पूरे श्लोक का अर्थ समझाता हूं आपको, ठीक है ना। इसका मैं अनुवाद करके बताता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका अर्थ बता रहा हूं, सुनिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस संसार या इस लोक में समान बुद्धि वाला व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए समत्वरूप योग के लिए तुम प्रयत्न करो, कोशिश करो, क्योंकि समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है। समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, यही इसका अर्थ है फ्रेंड्स। आप इसको दोबारा से भी सुन सकते हैं। दोबारा मैं एक बार बोल के बता देता हूं। समत्व बुद्धि योग से युक्त मनुष्य पाप पुण्य दोनों को इस संसार में त्याग देता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर, क्योंकि योग ही तो कर्मों में कुशलता है। अर्थात समत्व भाव रूप योग कार्यों में चतुरता कहलाता है या फिर कौशल कहलाता है, कुशलता कहलाती है। इस तरह से इसका अर्थ हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा पहला श्लोक कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं श्लोक नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, अगले श्लोक पर चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम श्लोक नंबर 2 पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। देखिए, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणा। देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है आपका। क्या कहा गया है ये भी आपको बताएंगे, एक एक चीज को हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करें, विच्छेद करते हैं, ठीक है। जहां जहां पर संभावित विच्छेद हो सकता है आपका, वहां आपको विच्छेद करके बताएंगे। उसके बाद में आगे की स्टेप में चलेंगे। सबसे पहला शब्द है नियतम, कोई आवश्यकता नहीं है। कुरु कर्म त्वम कर्म। अब देखो ज्यायो, ज्यायो जो शब्द है यहां पर आप ज्यायः, यहां पर भी विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यायो को ज्यायः ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि विसर्ग का ओ बन के ज्यायो ऐसा दिख रहा है। अब है हय कर्मण, यह कर्मण, यहां आप विच्छेद करेंगे इस जगह पर, क्योंकि यहां हमें विच्छेद करने की आवश्यकता है। अब यहां पर कैसे होगा
चलिए मैं आपको करके बता रहा हूं। यहां पर होगा ही धन ए कर्मणः, यहां मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, ही धन ए कर्मणः, ही धन ए कर्मणः। इस तरह से इसका विच्छेद होगा। अब यहां पर आप संधि करेंगे, यहां पर यण संधि हो जाएगी बच्चों। कौन सी? यण संधि हो जाएगी एको यणची सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो है ही के अंदर जो ई दिखाई दे रहा है, इस ई का बन जाएगा य। अब ये और है जो है ये मिल जाएंगे तो य, इस तरह से बनेंगे, ये ऐसे ऐसे बनेंगे कि नहीं, ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसा ही आपको दिख रहा है इसमें। इस तरह आप समझ गए होंगे यहां पर कैसे इसका टुकड़ा होता है। तो यहां हो जाएगा ही धन ए कर्मणः। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है हमारा शरीर यात्रापि। अब यहां पर भी आप कर सकते हैं चाहें तो, शरीर यात्रा धन अपि, ऐसा आप कर सकते हैं। शरीर यात्रा धन अपि यहां पर आप करेंगे तो यहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, आगे चलो। इसके बाद में च है, ते है, न है। इसके बाद में आगे है हमारा प्रसिद्धयेत ए कर्मणः। यहां पर भी आप कर सकते हैं संधि विच्छेद। कैसे करेंगे सुन लीजिए, यहां पर मैं संधि विच्छेद करके बता रहा हूं। यहां पर ऐसे होगा प्रसिद्धयेत, प्रसिद्धयेत धन ए कर्मणः, प्रसिद्धयेत धन ए कर्मणः। इस तरह से यहां पर बच्चों संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहां पर है आपका प्रसिद्धयेत और इधर है ए कर्मणः। तो यहां पर आप जस्त संधि करके जो तय दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर आप दे कर लोगे। जैसे ही आप दे करेंगे तो आप इसको मिलाएंगे तो आपका ये वाला रूप बन जाएगा, प्रसिद्धयेद कर्मण, इस तरह का रूप बन जाएगा। क्योंकि इस तय में आपका आगे जो ए है ये मिल जाएगा और तय आपका पूरा दिखाई देने लगेगा। तो यहां पर आपको शब्द में जो तय की जगह दे दिख रहा है वो पूरा दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आपको यहां विच्छेद करके बता दिए कि कहां कहां पर विच्छेद आपका हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, अगली स्टेप में चलते हैं। अब देखिए हमने आपको यहां पर विच्छेद करके बता दिया। अब आपको हम यहां फ्रेंड्स अन्वय करके बता रहे हैं। विच्छेद के बाद में अन्वय हम आपको बता रहे हैं। अन्वय कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अन्वय मैंने आपको बताया था अभी पहले श्लोक में किस तरह से किया जाता है और अन्वय होता क्या है। तो मैं आपको यहां नंबर डाल के अन्वय बता रहा हूं और स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहां लिखना होगा त्वम, एक नंबर पे त्वम नियतम कर्म कुरु, त्वम नियतम कर्म कुरु, नियतम। अब देखो यहां 2 नंबर पे आपको नियतम लिखना होगा, फिर आपको 3 नंबर पे कर्म और 4 नंबर पे कुरु। अब ये हमारा एक वाक्य बन गया, एक हमारा सेंटेंस बन गया। यही सेंटेंस हमारा अन्वय है। बात को समझना बच्चों। अब सेंटेंस बन गया, देखिए कैसे बना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4, इनको आप लगातार लिख दो। कैसे लिखेंगे, त्वम नियतम कर्म कुरु, लिख दिया। ये हमारा एक वाक्य बन गया, त्वम नियतम कर्म कुरु। आगे सुनो, आगे आपको लिखना है ही ए कर्मणः, यानी कि ये वाला पद लिखना है आपको, लेकिन ये वाला पद आपको विच्छेद करके लिखना है और विच्छेद में आपको बता चुका हूं, ही ए कर्मणः। ठीक, इसके बाद में लिखना होगा आपको 5 के बाद में कर्म ज्यायः। ये वाले आप दोनों एक साथ लिखने हैं, ये आपको 6 नंबर पे लिखने हैं, कर्म ज्यायः। ठीक है ना, ऐसे आपको लिख देना है। तो अब पूरी लाइन हमारी हो जाती है। तो यहां पर देखिए 5 और 6, यानी कि 6 हमारी संख्या के साथ में हमारी एक पूरी लाइन का अन्वय हो जाता है, पहली लाइन का। अब मैं पहली लाइन का अन्वय आपको बोल के बता रहा हूं, आप सुनो एक बार। त्वम नियतम कर्म कुरु ही ए कर्मणः कर्म ज्यायः। ठीक है, हो गया। आगे सुनो। अब आगे हम आपको बता रहे हैं, जो नीचे की लाइन है उसका हम आपको अन्वय बता रहे हैं, उसको आप देख लीजिए नीचे की लाइन का अन्वय कैसे होगा। सबसे पहले आप चलिए यहां पर ए कर्मण्य लिखना होगा, नीचे की लाइन में ए कर्मण्य 7 नंबर पे। ठीक है ना, जो लिखा हुआ है ना प्रसिद्धयेत कर्मणः, ये वाला ए कर्मण्य लिखना है। इसके बाद में च लिखना है आपको 8 नंबर पे, च के बाद में आपको ते लिखना है। तो आप ऐसा मानिए कि 8 नंबर च और ते दोनों एक साथ लिख दो, यानी च और ते। इसके बाद में शरीर यात्रा लिखनी है आपको, शरीर यात्रा पी,
ऐसे लिख दो 9 नंबर पे। शरीर यात्रा पी, ये कितने नंबर पे लिखेंगे? 9 नंबर पे। ऐसे शरीर यात्रा पी, इसके बाद में ने प्रसिद्धयेत, जो बचा हुआ मैटर है वो आपका 10 नंबर पे आ जाएगा। ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से और 10 तक की संख्या में हमने पूरे अन्वय को बता दिया। 1 से 10 तक की संख्या के अंदर हमने इस दूसरे श्लोक का पूरा अन्वय बता दिया। अब मैं पूरे अन्वय को बता रहा हूं बोल करके, जो हमने नंबर डाले हैं उसी को मैं एक साथ जोड़ के बता रहा हूं। सुनिए सभी, देखिए। त्वम नियतम कर्म कुरु ही अकर्मणे कर्म ज्यायः अकर्मणः च ते शरीर यात्रापि ने प्रसिद्धयेत। यही हमारा अन्वय है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब अन्वय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब हम आगे आपको एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, तो चलिए अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा शब्द है नियतम। क्या है? नियतम। नियतम का अर्थ क्या होता है बताइए? नियतम का अर्थ होता है आपका निश्चित। क्या होता है? निश्चित। याद रखना इनको, जब ये याद हो जाएंगे तो आपका अर्थ आसान हो जाएगा। नियतम यानी निश्चित होता है, या फिर यूं कह सकते हैं शास्त्र विधि से निश्चित किए हुए जो कर्म हैं, ऐसे आप उसको मान सकते हैं। इसके बाद में कुरु। कुरु का मतलब होता है करो या कर। कुरु यानी करो या कर। कर्म यानी कर्म होते हैं, कर्मों को, ठीक है ना। कर्म यानी कर्मों को या करने योग्य कर्म। कर्म का मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं यहां पर, कर्मों को या करने योग्य कर्म। इसके बाद में त्वम यानी तुम, ठीक है। त्वम यानी तुम, तो ये हमारा कर्म हो गया, त्वम हो गया। इसके बाद में कर्म आ गया, तो कर्म यानी बता ही दिया। इसके बाद में ज्यायः। क्या है? ज्यायः। इसका क्या अर्थ होता है? ज्याय का अर्थ होता है अधिक श्रेष्ठ है। अधिक श्रेष्ठ है, समझ गए ना, अधिक श्रेष्ठ है। इसके बाद में ही और अकर्मणे। ही और अकर्मणे हमारे दो शब्द हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं ही का बता रहा हूं। ही यानी होता है क्योंकि। ही यानी क्या होता है? क्योंकि। सुन लो अच्छे से। इसके बाद में अकर्मणे है। अकर्मणे का मतलब क्या होता है? कुछ भी कार्य न करने की अपेक्षा। कुछ भी कार्य न करने की अपेक्षा, या फिर कर्म न करने से। अकर्मणे का मतलब कर्म न करने से, ठीक है ना। या फिर दूसरा हमने अर्थ बताया कुछ भी कार्य न करने की अपेक्षा। ऐसा आप दोनों तरह से अर्थ निकाल सकते हो। चलें आगे। आगे है शरीर यात्रापि। शरीर यात्रापि, इसका मतलब है शरीर निर्वाह भी। शरीर यात्रा मतलब शरीर का या जीवन का निर्वाह करना भी। शरीर का निर्वाह या जीवन का निर्वाह भी, ऐसा आपको इसका अर्थ निकालना होगा। फिर च यानी और, ते यानी होता है, ते यानी क्या होता है? तुम सब, सतौते, ठीक है ना। ते यानी तुम सब के लिए आया है, ठीक है ना, या तुम्हारा कह सकते हैं। इसके बाद में न यानी नहीं। प्रसिद्धयेत अकर्मण है। लास्ट में दो शब्द हैं, प्रसिद्धयेत। प्रसिद्धयेत का मतलब होता है सिद्ध या सिद्ध होगा, ठीक है ना। सिद्ध या सिद्ध होगा, ऐसा आप यहां अर्थ निकालेंगे। और फिर अकर्मण आपको हम बता ही चुके हैं, कर्म न करने से, ठीक है, कर्म न करने से। ऐसा आपको अर्थ समझना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको बता दिया है, अन्वय भी बता दिया है, संधि विच्छेद भी आपको हमने बता दिए। अब इसका मैं अनुवाद बताता हूं। चलिए अनुवाद देख लेते हैं इसका, कि इसका अर्थ क्या है। इसमें देखिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप नित्य कर्म को ही कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा तो कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, और कर्म अनारंभ से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। इसलिए कर्म करो, सिर्फ तुम्हें कर्म पर ध्यान देना होगा। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जो जीवन है, इस जीवन का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कर्म तुम्हें करना होगा। दोबारा सुन लो। हे अर्जुन, तुम शास्त्रों के अनुरूप, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, उसके अनुसार निश्चित कर्म करने
योग्य कर्म करो, क्योंकि कुछ भी कार्य न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तुम्हारे जीवन का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। इस तरह इसका अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स। यहां पर आपको हमने आसानी से बताया, एक एक शब्द का अर्थ आपको समझाया, पूरी तरीका से आपको हमने कोशिश की है कि अच्छे से सब कुछ बताया जाए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। अब मैं अगली क्लास में आपको जो हमारे बचे हुए श्लोक हैं उनको मैं आगे बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि भाई छोटा वीडियो बने, शॉर्ट वीडियो। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमें छोटा वीडियो बनाएं, क्योंकि लंबा जो वीडियो होता है उसमें दिक्कत होती है देखने में। इसलिए मैं आपको लगभग 30 से 40 मिनट की क्लास बनाऊंगा, जिसमें आप देखने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं आपसे लास्ट में कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं संस्कृत वाले, उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, और अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना। और कोई भी आपका सवाल है किसी भी तरह का, तैयारी को लेकर के कुछ भी आपको पूछना है, A to Z कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं हर विद्यार्थी के कमेंट को पढ़कर के जवाब देने का प्रयास करता हूं। आपको कुल मिला के ये है कि संस्कृत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं बार बार कि आपके साथ हूं मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। संस्कृत में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मस्ती के साथ में पढ़िए, आनंद के साथ में संस्कृत को आप पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए और उसको व्यवहार में लाइए। आप निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।